चलो आज स्टार्ट करते हैं न्यू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस, टू होल्ड द चार्जेस। ठीक है ना, कि कोई भी मेटल है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो चार्जेस को कितना ज्यादा स्टोर कर सकता है, कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपेसिटी होती क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है। बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या होगा इफेक्ट, यहाँ पर एयर आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने कोरोना डिस्चार्ज में पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या होता है, आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एयर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ईच मेटल का, ईच बॉडी का चार्ज स्टोर करने का जो एबिलिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर, है ना। तो क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, जैसे मैंने यहाँ चार्ज दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गए। चार्ज ज्यादा देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, है ना। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एक चार्ज दे दिया Q, तो अब मैं +1 को जब अंदर लाऊंगा तो इसके रिपल्सन में मुझको वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल वर्क डन का। ये जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ इसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है ना, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज मैंने यहाँ पर चार्ज को डबल कर दिया, तो अब मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा रिपल्सन है। इसी टाइप से मैंने और ज्यादा चार्ज दे दिया स्फीयर को, तो बहुत हाई रिपल्सन क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया। तो अब मुझे यूनिट चार्ज को अंदर लाने में और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज और पोटेंशियल में ये रिलेशन होगा। ठीक है ना, Q प्रोपोर्शनल टू V। एज वी इंक्रीज द चार्जेस देन पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर। यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा इधर C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। C Q और V पे डिपेंड नहीं करता, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, कोई भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उस फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, जहां पे वो हमने डिराइव किया होता है। तो C जो है इसको हम कैलकुलेशन में यूज में लेंगे फॉर्मूला Q/V कैपेसिटेंस का, लेकिन Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज स्टोर करना है डिपेंड करेगा, कितना बड़ा है, साइज कितना ज्यादा बड़ा है इसका, है ना। ज्यादा बड़ा साइज होगा तो चार्जेस में रिपल्सन कम लगेगा, तो ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये कौन सा मेटीरियल है, मेटल है या नॉन मेटल है, उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड पे डिपेंड करेगा कि ये जो एनवायरमेंट में, जो नेबर में, जो अगर हमने कोई और मेटल पुट कर दिया, जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक नेगेटिव मेटल पुट कर दूं, तो नेगेटिव मेटल क्या करेगा, इसका जो रिपल्सन उसको कम कर देगा। तो हम यहाँ इन्फिनिट से हमको चार्ज लाने में वर्क डन कम करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल को हम डिक्रीज कर सकते हैं एक नेगेटिव बॉडी पास में, नेबर में पुट करके। ठीक है ना, चलो ये सब अलग अलग मेथड है, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है इन ऑन व्हाट फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, तो क्या लिखेंगे हम, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज, ये सब तो होगा ही होगा, मटेरियल भी होगा एंड नेबर बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर हम स्फीयर के लिए निकाल देते हैं। फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है ये किसके लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी का कितना कैपेसिटी होता है स्टोर करने का, है ना। तो पोटेंशियल बताओ क्या होगा, अगर Q चार्ज देंगे तो पोटेंशियल हमें पता है ये फॉर्मूला KQ/R, जिसको हम यहां पर पुट कर देंगे इधर। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा Q/KQ/R। Q से Q कैंसिल, R/K आ गया। R तो हो गया रेडियस और K हो गया यहाँ पर कांस्टेंट 1/4πε0, इसका वैल्यू था 9 × 10⁹। तो C का फॉर्मूला आया 4πε0 इंटू रेडियस। या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर रेडियस ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा चार्ज यहाँ पर आकर स्टोर हो पाएंगे। ठीक है, रेडियस लार्ज है तो चार्ज भी ज्यादा स्टोर कर पाएगा बॉडी। क्लियर है इतना। दूसरा फिर है कि अगर हम यहाँ पर कोई मेटेरियल दूसरा ले लेंगे, है ना, कोई भी डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे तो εr कहां पर आएगा, इधर ही आएगा ना, K के साथ आएगा 1/4πε0 बताया था ये चीज, ε0 के साथ आता है, तो इधर εr और आ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, εr टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मान लो ये C0 था कैपेसिटेंस, तो अब हो जाएगा εr इंटू C0। कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा εr टाइम्स। ठीक है, तो दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेने से क्या होता है, कैपेसिटेंस εr टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये एयर लिया था हमने पहले, अब यहाँ पर मटेरियल फिलअप किया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो इतना पार्ट क्लियर है। तो स्फेरिकल बॉडी का ये फॉर्मूला हो गया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, अर्थ लाइक कंडक्टर। अर्थ लाइक कंडक्टर का मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेडियस अर्थ के इक्वल हो, क्योंकि देखो यहां से यहां पर रेडियस भी तो डिपेंड कर रहा है बस, है ना। तो एक हमने कंडक्टर ले लिया, इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, अर्थ लाइक कंडक्टर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे इधर 6400 डिवाइड बाय 9 × 10⁹, तो सॉल्व करके जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफैरड। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, है ना, कि अगर अर्थ लाइक कंडक्टर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रोफैरड। माइक्रो इट मींस ये अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा अगर मेटल लेंगे तो भी वो माइक्रोफैरड में उसका कैपेसिटी होता है। इट मींस फैरड तो बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है ना,
इतना लार्ज साइज का अगर हम स्फीयर ले रहे हैं तो वो भी माइक्रो फेरेड में मेजरमेंट कर रहा है। इसमें फेरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, तो हम मैक्सिमम मेजरमेंट माइक्रो फेरेड में ही करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा मिली फेरेड में आता है, ठीक है ना। तो माइक्रो फेरेड हमारा कमर्शियल मेजरमेंट का सिस्टम हो गया यहाँ पर, क्लियर है। लेकिन अगर यूनिट बोले तो फेरेड आएगा, ठीक है, FARAD फेरेड। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया यहाँ पर, फेराड हो गया, F से रिप्रेजेंट कर देना इसको, ठीक है। चलो ये सब पॉइंट क्लियर है सिंगल बॉडी के लिए, ठीक है। अब हम क्या है, हमारा एम है कि हम और ज्यादा चार्ज को स्टोर करें। ऐसा क्या करें कि ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए बॉडी। अब यहाँ चार्ज स्टोर क्यों नहीं हो पा रहा था, उसका रीजन था रिपल्सन, हाई रिपल्सन हो रहा था। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर नेबर में नेगेटिव चार्ज बॉडी रख दें। नेगेटिव चार्ज बॉडी रखने से क्या होगा, पोटेंशियल, इसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल या रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे रिपल्सन डिक्रीज होगा तो चार्ज को यहाँ पर लाने में वर्क डन कम करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया। और पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गया, ये अगर डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर दो मेटल्स को एक ही जगह हम दो मेटल्स को यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम दो मेटल्स को यूज में लें तभी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको कैपेसिटर नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी तक तो कंडक्टर था, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन हम अभी ड्रॉ करेंगे ये क्या होगा, कैपेसिटर कहलाएगा। तो कैपेसिटर में क्या होगा, दो मेटल्स होते हैं। चलो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेन जो हमारा हम मेटल बोल दिया प्लस क्यू, ठीक है। इसका रेडियस है सपोज R। इसके बाद हमने पास में यहाँ पर न्यूट्रल मेटल रख दिया, न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज 0 था। तो न्यूट्रल मेटल से क्या होगा, इधर इंडक्शन होगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। ये चार्ज यहां पर इंड्यूस हो गया। अब नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस होगा वो थोड़ा पास है तो इसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज भी है लेकिन साथ में, अगर पॉजिटिव हटा देते ना तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका खुद का पोटेंशियल क्या होगा, खुद का पोटेंशियल होगा KQ/R, है ना। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, ठीक है ना। तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो कि ये चार्ज जो आया, अगर मैं मेटल ही लेके चल रहा हूं तो माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस KQ/D हो गया ना, डिक्रीज। प्रॉब्लम सॉल्व, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, रिपल्सन कम हो गया, तो चार्ज को लाने में वर्क डन कम करना पड़ेगा, कम वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा भी आराम से। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लस क्यू भी तो है साथ में, तो इससे क्या होगा, अगेन क्या हुआ यहाँ पर इफेक्ट, इस चार्ज के कारण क्या हुआ, अगेन इंक्रीज हो गया, तो फिर इसका इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज ही हो गया, बहुत कम हो गया इफेक्ट, है ना। मान लो कि थोड़ा दूर है लेकिन चार्ज का अमाउंट तो सेम है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो क्रिएट होगा नहीं, क्लियर है। इसको मैं डी को थोड़ा R लिख रहा हूं, DR थोड़ा दूर है ना, तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। तो पोटेंशियल में ज्यादा सिग्निफिकेंस चेंज नहीं हुआ। तो क्या करें कि ज्यादा चेंज हो जाए, इसको हटा देते हैं, पॉजिटिव को रिमूव कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इधर रिपल्सन डायरेक्ट कम हो जाएगा। इसको कैसे रिमूव करें, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इधर अर्थिंग कर देते हैं, इधर जो पार्ट है इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट हटा, ठीक है, क्योंकि इसका इस पॉइंट पे टोटल जो चार्ज है अर्थिंग करने के बाद वो 0 हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारा जो एम था वो हो गया, फुलफिल हो गया। इस जो सरफेस है, इस सरफेस पर क्या हुआ इफेक्ट, अर्थिंग हमने किया तो उधर का पोटेंशियल हो गया 0। जहां पर हम अर्थिंग करते हैं उस मेटल का पोटेंशियल 0 हो जाता है, ये आपने पढ़ा ही था पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है। अब हमें निकाल देना है इसका कैपेसिटेंस, सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकाले कैपेसिटेंस, C इक्वल टू होता है Q। अब यहाँ पर दो मेटल है तो पोटेंशियल नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। और कैपेसिटेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी पॉजिटिव होती है, तो हमें पॉजिटिव टर्म पुट करना है ऑलवेज यहाँ पर, ठीक है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलते हैं। Q तो चार्ज है, यहाँ पर जो Q चार्ज गया, पोटेंशियल देखते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल तो ये था ही, सरफेस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सेंटर पे डिफरेंस नहीं है, कुछ भी याद रखना। कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि भाई हम यहाँ पर सेंटर पे क्यों निकाल रहे हैं, D डिस्टेंस, सरफेस का क्यों नहीं ले रहे। तो इसमें याद रखना कि होल स्फीयर का प्रॉपर्टी होता है दैट पोटेंशियल इनसाइड कहीं पर ही, मतलब इनसाइड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है। तो सेंटर पे लेके चलेंगे ऑलवेज, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने पोटेंशियल निकाला, ये है पोटेंशियल, ये आ गया V माइनस, इधर पोटेंशियल कितना होगा, अर्थिंग से कनेक्ट किया हुआ है तो 0 ही होगा, तो इस मेटल का तो पोटेंशियल 0 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया तो ये आ गया था Q डिवाइड बाय V का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, Q को बना जाएगा और KB को बना जाएगा, अंदर बचेगा 1/R माइनस 1/D, Q से Q कैंसिल, तो आंसर आया 4πε0 1/R माइनस 1/D, ठीक है। ये सिस्टम का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए हमें,
दो मेटल चाहिए इक्वल अमाउंट का और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। फ्रंट फेसेस पे कैसे चार्ज होना चाहिए? इक्वल अमाउंट का और अपोजिट पोलरिटी का चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमें आराम से कैपेसिटेंस बना सकते हैं। रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम होने से ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा। देखो डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से क्या होता है? हो गया ना, वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ये तो हमने क्या किया था, न्यूट्रल पुट कर दिया था। मान लो न्यूट्रल ले लेते, है ना, न्यूट्रल ले रहे हम, कोई नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, इसका सपोज रेडियस है R1, एक नेगेटिव चार्ज स्फीयर ले लिया हमने। ठीक है, इसका रेडियस है R2। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। उसमें क्या प्रॉब्लम था कि वो न्यूट्रल था ना, तो इधर जनरेट हो गया था, वहां पर इंड्यूस हो गया था चार्ज कितना, नेगेटिव। अब हमने यहाँ पर दो स्फीयर ले लिया और इनके बीच में डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा ले लिया, स्मॉल डी, सेंटर के बीच में। ठीक है, तो ये पहले से नेगेटिव की चार्ज स्फीयर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेगेटिव चार्ज स्फीयर इसके रिपल्सन को कम कर देगा। रिपल्सन यहाँ पर कम हो जाएगा तो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे हम, कैपेसिटी बढ़ गई ऑटोमेटिक। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेशन से क्या आंसर आता है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये निकालना होता है हमें। चलो पोटेंशियल निकालते हैं। पहले यहाँ पर पोटेंशियल निकालो। इस स्फीयर के कारण क्या होगा, के क्यू अपॉन R1। ठीक है, इस स्फीयर के कारण यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे पहले दोनों, है ना। इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल खुद का ये जो स्फीयर है क्यू, इसके कारण इतना होगा और इसके कारण कितना होगा, नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस कितना है सेंटर्स के बीच में, स्मॉल डी, तो माइनस के क्यू अपॉन डी। ये हो गया ए पॉइंट का पोटेंशियल। अब हम इसको बोल देता हूं मैं बी पॉइंट। बी पॉइंट पर देखते हैं टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो बी पॉइंट पर सेल्फ का पोटेंशियल और बी पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल दोनों निकाल दो। चलो बी पॉइंट पर देखते हैं खुद के कारण पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन उसका सेल्फ का रेडियस जो कि R2 है। ठीक है, प्लस इसका तो पॉजिटिव है ना चार्ज, तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल के क्यू अपॉन डिस्टेंस, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, रेडियस यहाँ पर R1 था, डिस्टेंस डी पर डी। तो दोनों टर्म आ गया। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इधर पुट कर देता हूं वैल्यू, C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करना है ना। इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, सब में के क्यू है कॉमन। माइनस करो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन डी, माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये वैल्यू आ जाएगा, क्यू से क्यू हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और ये हो जाएगा ट्वाइस माइनस 2 अपॉन डी। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया इस स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, दो चार्ज स्फीयर है, वहां पर न्यूट्रल था, यहां पर कैसा है, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर पुट कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर है कैपेसिटेंस? अब इसमें बीच में अगर मीडियम हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर टाइम वो तो फिक्स कर लो, ये फिक्स है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, एक मीडियम पुट करेंगे देन कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कंप्लीट पार्ट में अगर पुट कर देंगे देन कैपेसिटेंस जस्ट एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लो इसको। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर 2 या 3 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, डेरिवेशंस है कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्फीयर का ही अभी देख रहे हैं अपन स्फीयर के बारे में, तो स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं। ठीक है, पहला हमने ले लिया स्फेरिकल कैपेसिटर। ये भी स्फेरिकल है कैपेसिटर, तो ये भी स्फेरिकल है। पर अभी जो मैं अभी जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ये सब हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोर्स में, मतलब की बोर्ड वगैरह में भी आता है। ठीक है ना, फर्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं। तो हमने क्या किया, चार्ज ले लिया यहाँ पे, पुट कर दिया स्फीयर के ऊपर, इसका रेडियस है R1। एक दूसरा होलो स्फीयर ले लिया, जैसे होलो स्फीयर लेंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू से इधर इंड्यूस होगा माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। अब क्या है, माइनस क्यू इसके पोटेंशियल को कम कर देगा, लेकिन प्लस क्यू दोबारा से इंक्रीज कर देगा। हो गया ना प्रॉब्लम। इसको हम हटा दें तो क्या होगा, हो गया इसका पोटेंशियल डिक्रीज। तो इसको हम अर्थिंग से ऐसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता लगी क्या, 0 है ऑटोमेटिक। क्या है हमारा फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस होता है क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट जो स्फीयर है इसको मैं ए बोल देता हूं, ये स्फीयर हो गया बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल देंगे। ठीक है, चलो ए का बताओ पोटेंशियल क्या है, बी का तो पता ही 0 है। एक बार देखो क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा, के क्यू अपॉन R1 माइनस क्यू के कारण अंदर क्या होगा, अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, सरफेस पर इसके कारण कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन R2। ठीक है, और बाहर वाला चार्ज तो हमने अर्थिंग के थ्रू रिमूव कर ही दिया था। ये अर्थिंग करने के बाद 0 होगा चार्ज, ये हमने पहले पढ़ा था, है ना, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट है बी पॉइंट का पोटेंशियल जो कि 0 है। क्यू कॉमन होकर कैंसिल आउट हुआ, के ऊपर आ गया, तो हमारा आंसर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/R1 माइनस 1/R2, ये आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें वही केस कि अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक पुट कर दोगे तो क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली तो ये एयर फील्ड हो गया, तो ये हो गया मेटीरियल फील्ड, मेटीरियल फील्ड करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, वो देखिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये मेटीरियल एप्सिलॉन R जो है वो अगर मेटल हुआ तब क्या होगा। अगर मेटल पुट कर देंगे तो क्या होगा, मेटल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो दोनों पॉइंट पे कनेक्ट हो गया ना, दोनों पॉइंट मेटल से, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे इनफाइनाइट चार्ज स्टोर, देखो जैसे ये दोनों मेटल हमने पुट किया तो पूरा चार्ज क्या होगा, शेल थ्योरम पढ़ा था हमने कि जब दो मेटल्स को स्फीयर को इस टाइप से कनेक्ट करते हैं तो सारा चार्ज आउटसाइड चला जाता है। तो जैसे यहाँ पर चार्ज मेटल पुट करेंगे तो चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, चार्ज बाहर चला जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा। तो चार्ज यहाँ पर डिक्रीज हो गया, 0 हो गया। तो और चार्ज दे दो, सपोज और चार्ज दे दिया हमने, Q1 दे दिया, चला गया वो भी, Q2 दे दिया, वो भी चला गया। बताओ कभी भी ऐसा होगा कि रिपेल करेगा हमें, कभी रिपेल नहीं करेगा। तो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, इनफाइनाइट चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी अब कितनी होगी, अंदर जो स्फीयर है उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटेंस बन गया, है ना। सेकंड फिर केस ले लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें सेम ये जो स्फीयर है इसमें मेटल पुट ना करें, इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दें, कंडक्टिंग वायर से, तब क्या होगा। तो बात तो एक ही है, कंडक्टिंग वायर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, है तो कंडक्टिंग वायर मतलब है तो मेटल, तो मेटल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो गया सेम। ठीक है ना, तो पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर अर्थिंग में था, हाँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर 0 इधर 0 सेम हो गया, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा, इसका भी इनफाइनाइट हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल 0 है ना, इधर भी 0 है, 0 और 0 दोनों सेम पोटेंशियल तो हो गए 0 0 पे, तो इधर पूरा 0 आ जाएगा जैसे। ठीक है, इस कंडीशन में भी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है, फिर इसमें एक और लेते हैं हमारा एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पर अर्थिंग नहीं करें तो क्या होगा, बाहर अर्थिंग नहीं लगाया है ना, ये R1 है, ये R2 है, और अब अर्थिंग नहीं किया, अर्थिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी चार्ज अंदर देंगे वो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो मेनली चार्ज को स्टोर कौन कर रहा है, इनर स्फीयर या आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, क्योंकि ये हमारा शेल थ्योरम था कि अगर मेटल वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं तो सारा चार्ज बाहर चला जाता है ना। अब यहाँ तो अर्थिंग नहीं है, इस बार अर्थिंग नहीं है ना, पोटेंशियल 0 नहीं है इधर। ठीक है, तो कंप्लीट चार्ज आउटसाइड चला जाएगा। अगर कंप्लीट चार्ज आउटसाइड चला गया तो इनर चार्ज तो स्टोर ही नहीं कर रहा, इनर स्फीयर स्टोर करेगा नहीं, चार्ज को कौन स्टोर करेगा, बाहर वाला। तो ये तो सिंगल एक कंडक्टर हो गया ना, इस मेटल का तो यूज ही नहीं हुआ। तो सिंगल अगर कंडक्टर बन गया तो कैपेसिटेंस वही आएगा पहले जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पढ़ा था, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू रेडियस। रेडियस कितना है इसका, बाहर आउटसाइड वाले का R2, तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, अभी दो क्या है, दो मेटल नहीं है, अभी सिंगल मेटल है जो चार्ज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर R1 का कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, इनर स्फीयर का कोई यूज नहीं है, तो अभी ये कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, चलो तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, समझ में आ गया इसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का ये फॉर्मूला हो गया। क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड तो करता नहीं है ना, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना। तो इसमें बस इतना सा याद रखना है कि अगर दो मेटल हो, अपोजिट चार्ज हो और उनमें से एक पर पोटेंशियल 0 हो, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने यहाँ कैपेसिटेंस का लिखा था। क्या था फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर एक सिंगल आइसोलेटेड अगर सिंगल मेटल स्टोर कर रखा है चार्ज को, तब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम थोड़ा और अच्छे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़ा और बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बनाया था उधर, ये तो याद कर लेना इसको। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, दोनों का कंडीशन याद रखना। ठीक है, अगर सिंगल मेटल स्टोर कर रहा है तो कैपेसिटेंस क्या है, सिंगल स्टोर कर रहा है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर दो मेटल पे चार्ज है तो कैसे भी चार्ज हो, प्लस माइनस दोनों पे चार्ज है तो तब हम स्फीयर अगर है तो ये वाला कंडीशन ले लेंगे, एक पे अर्थिंग होना चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि अगर अंदर अर्थिंग कर दे तो क्या होगा, अंदर यहां पर अर्थिंग कर दिया, बताओ क्या होगा। ठीक है, अगर हम अंदर अर्थिंग कर देंगे तो यहाँ पर तो चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल 0 बन जाए। तो कितना चार्ज अपीयर होगा, याद है किसी को फॉर्मूला, टोटल आउटवर्ड चार्ज इनटू रेडियस का रेशियो R1/R2।
ये हमने डिराइव किया था फॉर्मूला शेल पर पढ़े थे ना, शेल थ्योरम वगैरह, वहां पर डिराइव किया था अर्थिंग का इफेक्ट। तो इतना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया था वहां पर सॉल्व करके, है ना, कितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इधर कितना होगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यह एक कैपेसिटर बन गया क्या, ये वाला, दो मेटल इक्वल अपोजिट चार्ज, एक पे अर्थिंग, एक पे अर्थिंग मतलब एक का पोटेंशियल क्या है, 0। तो ये कंडीशन आ गया ना सेम। अगर ये सेम कंडीशन आ गया तो इस पार्ट का कैपेसिटेंस तो पता लग गया हमें, क्या है इस पार्ट का कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1/r1 प्लस 1/r। क्लियर है ना। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, बाहर वाला, अर्थिंग तो है नहीं बाहर, ये भी स्टोर करेगा, कर रहा है ना स्टोर। तो ये जो आउटसाइड वाला है सिंगल जो स्फीयर है ये भी स्टोर कर रहा है, तो सिंगल स्फीयर के लिए ये वाला फॉर्मूला था, कर देंगे प्लस। ठीक है, अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अंतर अर्थिंग करेंगे तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, दो फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट इसको बेसिस पे कर सकते हो उसको। तीन ले लेते हैं, R1, R2, R3 रेडियस है इनका। सपोज मैंने इस पे अर्थिंग कर दिया, ठीक है, यहां पर चार्ज है Q, इधर माइनस Q जाएगा, इधर इंड्यूस होने के बाद जो भी आएगा, सपोज Q स्मॉल Q है, Q डैश आ गया, इधर माइनस Q डैश हो जाएगा, इधर प्लस Q डैश हो जाएगा। ठीक है, कितना है पता नहीं है, बस ये अंदर चार्ज दिया हुआ था Q, इससे फिर यहाँ पर अपीयर, यहाँ पर तो अपीयर होता है जहां पर अर्थिंग करते हैं, कितना होता है हमें अभी पता नहीं है, जो भी अपीयर होगा Q डैश होगा, है ना। चार्ज पे डिपेंड करते नहीं है कैपेसिटेंस, तो अमाउंट निकालने का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बस हमें सोचना है कि कहाँ अपीयर होगा चार्ज, कहां पर नहीं होगा। चलो अब देखो ध्यान से, क्या ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और एक पे अर्थिंग, एक मेटल पे अर्थिंग, दो मेटल है, इक्वल चार्ज है, अपोजिट पोलरिटी का है, एक मेटल पे अर्थिंग है, बन गया ये वाला। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर, चलो लिखते जाते हैं पहले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r, वो शायद प्रीवियस में हमने प्लस कर दिया था, वो देख लेना एक बार, है ना। चलो माइनस R2 हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला, दो मेटल है, इक्वल अमाउंट का अपोजिट चार्ज है, एक पे अर्थिंग है, दोनों में से एक पे क्या है, अर्थिंग है। यहां पर भी लगा सकते हैं हम सेम फॉर्मूला, लगा दो। रेडियस देख लेना क्या है, इसका रेडियस है R2 और इसका R3, 1/r2 माइनस 1/r3। क्लियर इतना। चलो अब देखो बाहर वाले को, बाहर है या नहीं चार्ज है, अगर बाहर भी स्टोर कर रहा है, सिंगल है, सिंगल के लिए फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R3। तो ये हो गया इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका ही हो गया टोटल कैपेसिटेंस, सबको प्लस कर दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन करेगा। फिर इसके बाद हम आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो शीट्स को यूज में लिया जाता है ना, दो शीट जो है उनको हम यूज में लेंगे। ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, शीट भी बोल सकते हो। यहाँ पर हमने प्लस सिग्मा, इधर माइनस सिग्मा दिया, पढ़ा था हमने कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इस कंडीशन में, +1 रखोगे तो प्लस सिग्मा रिपेल करेगा, माइनस सिग्मा अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करते नहीं है ये फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर दोनों में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। सिमिलरली यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और अंदर हमने कैलकुलेट किया था, सपोज सेपरेशन स्मॉल डी ले लेता हूँ, प्लेट का एरिया ए ले लेता हूँ, तो अंदर हमने कैलकुलेट किया था कि +1 प्लस सिग्मा रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, ईच पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लग गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है हमें। अच्छा, बाहर क्या करेंगे, बाहर वाले पार्ट को हम या तो बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, चार्ज आएगा ना बैटरी से, या फिर इसमें अर्थिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं बाहर, है ना, इससे कि अंदर अंदर चार्ज अपीयर हो। बस क्यों अंदर क्यों अपीयर करना है, ऐसा क्या है, देखो जैसे मान लो ये शीट है, इस शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, हम चाहते हैं कि और स्टोर करें, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, इंक्रीज करना चाहते हैं इसका कैपेसिटेंस, तो क्या करेंगे, एक न्यूट्रल पुट कर दिया हमने बगल में, न्यूट्रल मेटल। तो न्यूट्रल से क्या होगा, इधर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अगेन इंक्रीज। अगर ये हटा दें तो पोटेंशियल हो जाएगा ना डिक्रीज, तो इसको हटाने के लिए अर्थिंग की जाती है ना।
इसके लिए कैलकुलेशन करो, इसके लिए कैलकुलेशन करो, एक ही बात है ना। ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, चार्जेस अंदर अपियर हो गए। यहाँ पर स्टेप से हम अर्थिंग करके भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में एक ही फॉर्मूला है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ई इंटू डी, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर माइनस के साइन के साथ कर देता हूं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो कैपेसिटेंस का हमारा जो फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है, उसमें वैल्यू पुट कर दो। कैपेसिटेंस हो गया क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आंसर आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर एयर फील्ड है तो एयर फील्ड है तो फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। इसमें अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम ऐसे ही रखते हैं इसको तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट होंगे ना आपस में, तो इसलिए एयर फील्ड कैपेसिटर होता नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम जरूर फील्ड करते हैं, इसलिए डाइलेक्ट्रिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो मान लो कि पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, फिलअप कर दिया कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक, ऐसे कंप्लीट पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया। तो कंप्लीट पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फिलअप करेंगे तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। शुरू से पढ़ रहे हैं, बताया भी है कि ये हमेशा फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कभी भी, है ना। मटेरियल फिलअप अगर कंप्लीट पार्ट में करोगे तो हमेशा एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इधर एप्सिलॉन आर टर्म और आ जाएगा। प्लेट्स को दूर लेके जाएंगे तो स्मॉल टी इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। प्लेट का एरिया बड़ा लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। एरिया पे आ जाता है, एरिया में क्या लेना है, कॉमन एरिया लेना है। देखो यहां से यहां तक जो चार्जेस हैं वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, है ना। जो भी यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में ही स्टोर होगी अंदर, ठीक है ना। तो इस कंप्लीट पार्ट में अगर मैं एरिया अलग अलग लूं तो क्या होगा, एरिया में सेपरेट ले लूं। जैसे एक मैंने ले लिया बड़ा A1 एरिया, एक ले लिया छोटा A2 एरिया। अब देखो क्या होगा, अरे अलग अलग एरिया है, इस पे सपोज पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉमन है वो तो यही है ना, बस एनर्जी स्टोर तो इतना पार्टी करेगा, इधर एयर में तो एनर्जी स्टोर होगी नहीं, तो इतना पार्टी हम लेके चलेंगे। तो अगर एरिया अलग अलग है तो क्या लेंगे हम, कॉमन एरिया लेंगे। तो यहाँ पर जो ए टर्म है कैपिटल ए, वो क्या है, कॉमन एरिया दोनों प्लेट का। जैसे मान लो कि इसको मुझे कैपेसिटेंस निकालना तो क्या होगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, कॉमन एरिया कितना है A2, छोटा वाला कॉमन होता है A2 डिवाइड बाय डी, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो थोड़ा एरिया के बारे में हमें याद रखना है कि जितना पार्ट एनर्जी को स्टोर करेगा उतना ही एरिया हमें लेके चलना है कैपेसिटेंस में, ठीक है। क्लियर है क्या, तो ए का मतलब कॉमन एरिया हो गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, इतना पार्ट एक बार नोट डाउन करो। नेक्स्ट कैपेसिटेंस में है कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो टोटल चार्ज तो जीरो होता है सिस्टम पे, ठीक है ना। टोटल चार्ज अगर बोला जाए तो जीरो होगा। तो एनर्जी यहाँ पर मेनली स्टोर करता है कैपेसिटर, ठीक है ना। अब वो एनर्जी कितना होगा, क्या होगा, वो सब हमें थोड़ा सा देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल चार्ज क्यू ले लिया कि अभी पहले से यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज स्टोर है, ऑलरेडी स्टोर है। तो अगर स्मॉल क्यू चार्ज स्टोर होगा और कैपेसिटेंस सी है तो उस कंडीशन में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्यू बाय सी, ठीक है। अब इस पोटेंशियल में, इस रिपल्सन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डीक्यू चार्ज को मूव कर रहे हैं। डीक्यू चार्ज को हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, स्टोर करने को। और स्टोर क्यू तो पहले से ही है, डीक्यू को और स्टोर करने जा रहे हैं, है ना। इधर से ऐसे ले आ रहे हैं, या फिर बैटरी से भी कनेक्ट करके ला सकते हैं। अगर बैटरी से कनेक्ट करें तो भी एक ही बात है ना, बैटरी से यहाँ पर डीक्यू चार्ज आ रहा है स्टोर होने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देखो डीक्यू चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस में कर रहे हैं, इतने में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हमने वैल्यू पुट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस का, डीक्यू चार्ज को मूव करने में यहां तक लाने के लिए, ठीक है। वर्क डन कैलकुलेट किया, टोटल ये डीक्यू तो छोटा चार्ज है, टोटल हमें स्टोर करना है कैपिटल क्यू, धीरे धीरे डीक्यू 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 इस टाइप से लाके टोटल कैपिटल क्यू स्टोर करना है। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसके लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये डब्ल्यू आ गया, इधर इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन सी आ गया आउटसाइड, क्यू डीक्यू, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करके ये आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आ गया, मेन फॉर्मूला हमारा। इसके बाद हम जानते हैं कि क्यू इक्वल टू होता है सी बी, क्यू को रिमूव करके सी इंटू वी पुट करेंगे तो ये एक सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा। इस टाइप से टोटल हम ये 3 फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है, ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। ये जो एनर्जी है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इस फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर नोट डाउन कर लो।
अब इसमें देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होगा। देखो मान लो कि कैपेसिटर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या, जो भी यहाँ पर ईएमएफ है, जो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर प्लस इधर माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस इधर क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल डबल कर देता हूं, इधर भी डबल हो जाएगा, हाफ करूंगा तो हाफ हो जाएगा, सेम पोटेंशियल जनरेट होगा इधर। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, अंदर अंदर होगा प्लस माइनस, इस टाइप से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, बैटरी से अगर ये कनेक्टेड है, अब मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूं, सेपरेशन को इंक्रीज डिक्रीज करूं, कुछ भी करूं, पोटेंशियल डिफरेंस तो यही रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्ट है। तो जब तक बैटरी कनेक्ट रहती है तो क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। अब मैं यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना चाहता हूँ, ऐसे ये जो डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन आर, इसको मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं इसको इंसर्ट जब करूंगा तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहेगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, दोनों में सेम, दोनों का रिलेशन देखे थे हमने, v अपॉन डी था, v कांस्टेंट है, d तो चेंज कर नहीं रहे, डिस्टेंस सेम है, सेपरेशन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, मीडियम पूरा फिलअप करेंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है, तो पहले अगर कैपेसिटेंस सी नॉट था तो अब हो जाएगा एप्सिलॉन आर इनटू सी नॉट, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज हो गया। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या था, C इंटू वी, सी तो इंक्रीज हुआ है और वी सेम है, वी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो सी इंक्रीज होने से यहां पर जो वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल चार्ज क्या होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स द इनिशियल चार्ज। तो अगर क्वेश्चन बोले कि बताओ बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई हुआ, इनिशियल चार्ज था यहाँ पर Q नॉट, कैपेसिटेंस C नॉट, पोटेंशियल V नॉट, एनर्जी U नॉट, ये सब क्वांटिटी इनिशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। ठीक है ना, पोटेंशियल कितना हो गया, जो तो पहले था वही सेम, कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज। चार्ज पर क्या इफेक्ट हुआ, चार्ज एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो चार्ज बैटरी से कितना गया है, तो इनिशियल में Q नॉट था, अब हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, है ना। तो चार्ज फ्रॉम बैटरी कितना आएगा, क्योंकि बैटरी चार्ज को सेंड कर रही है तो वर्क करना पड़ेगा ना बैटरी को, भाई पहले से प्लस है यहाँ पर, और प्लस को सेंड करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, है ना, रिपल्सन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेशन के लिए मैंने ये तो बताओ बैटरी ने चार्ज कितना दिया, तो बैटरी ने चार्ज कितना दिया यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है और इनिशियल Q नॉट था, तो इसका मतलब बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई हो गया, ये हो गया चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, यहां से Q चार्ज सप्लाई हो गया, Q फ्रॉम बैटरी ये सप्लाई हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू Q नॉट, Q नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज, डायरेक्टली इंसर्ट करने से पहले जो चार्ज था। क्लियर है ना, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को सेंड करने के लिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज सेंड किया है, ये Q इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल तो वही सेम बना हुआ है, पोटेंशियल कोई चेंज हुआ ही नहीं है ना, तो पहले था वही पोटेंशियल, वी दिया था ना पोटेंशियल, वी ही रहेगा सेम, तो इतना वर्क डन बाय द बैटरी होगा। तो बैटरी वर्क डन बाय द बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बैटरी ने सेंड कितना किया चार्ज, ये पता होना चाहिए। तो बैटरी ने अगर Q चार्ज सेंड किया है तो इसमें बैटरी को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, Q इंटू वी, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। वी क्या है यहाँ पर, ईएमएफ बोलते हैं इसको जनरली हम, पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ बैटरी के क्रॉस, ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा Q स्क्वायर अपॉन 2C, अगर हाफ सी वी स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। जैसे मैं हाफ सी वी स्क्वायर लगा देता हूँ, फाइनल एनर्जी हो गया हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा, तो एनर्जी हो गया एप्सिलॉन आर टाइम्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट होता है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में डायरेक्टली इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है इतना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ सिस्टम का, इंक्रीज हो गया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये सब स्टेप हमें याद रखना है इसमें, है ना। कभी कभी इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि बताओ यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस बताओ इसमें, है ना। 5 पॉइंट हो गया एनर्जी लॉस या हीट लॉस बोल देता हूँ। तो हीट लॉस जो होगा वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर वर्क डन और एनर्जी स्टोर के हेल्प से।
कि बैटरी ने पहले टोटल बैटरी ने वर्क डन कितना किया और उस वर्क डन में से कितना स्टोर हो चुका है अंदर एनर्जी फॉर्मेट में, जो बचा है वो क्या है, हीट हो गया। तो हमें तो वर्क डन निकालना होगा जो हम पहले से निकाल चुके हैं, दूसरा में निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और इनिशियल यू नॉट था, दोनों पुट कर देंगे तो सॉल्व करके हमें हीट का फॉर्मूला मिल जाएगा। मेथड आ गया समझ में, ठीक है ना, दोनों को पुट कर देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट, सब्ट्रैक्ट कर दो, पुट कर दो, डब्ल्यू ये है, इसको भी पुट कर देंगे, हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। तो ये सब चीजें इसमें हम पूछ सकते हैं जब बैटरी कनेक्टेड है उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम ले लेते हैं कि बैटरी कनेक्ट नहीं है, सपोज हमने चार्ज करके बैटरी को रिमूव कर दिया, चार्ज किया कैपेसिटर को पहले, कैपेसिटर ये है, इसको हमने चार्ज किया बैटरी के हेल्प से, चार्ज आ गया यहाँ पे, है ना, इधर चार्ज यहाँ पर अपीयर हो गया प्लस माइनस, कोई भी चार्ज लेते हैं, क्यू नॉट चार्ज अपीयर हो गया, कैपेसिटेंस सी नॉट है ना, पोटेंशियल यहाँ पर जो भी वी है वी नॉट ले लेता हूँ, एनर्जी ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल है ना, ये सब हो गया क्वांटिटी इनिशियल में। अब बैटरी को हमने हटा दिया, चार्ज कर देगा, ये सब क्वांटिटी आ गई, अब हमने हटा दिया बैटरी, रिमूव कर दिया। तो बैटरी अगर हटा देंगे तो चार्ज क्या रहेगा कैपेसिटर पे, फिक्स, क्योंकि कोई चार्ज ना तो आ सकता है ना ये चार्ज कहीं पर जा सकता है, तो टोटल चार्ज अब क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट बना रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम जब डायइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा, ये डायइलेक्ट्रिक है, इस डायइलेक्ट्रिक को हम यहाँ पर अंदर इंसर्ट करना है, एप्सिलॉन आर डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है, तो क्या क्या होगा, चार्ज तो कांस्टेंट बना रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया चार्ज के लिए, चार्ज पर क्या इफेक्ट हुआ, चार्ज रहा कांस्टेंट, कोई इफेक्ट नहीं हुआ चार्ज, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया कैपेसिटेंस पे, ये फिक्स है, कोई भी कैसा भी कंडीशन हो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही मीडियम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए, चार्ज सेम, कैपेसिटेंस इंक्रीज, क्लियर। चलो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल देख लेते हैं क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल होता है क्यू बाय सी, सी इंक्रीज हुआ है, क्यू सेम है, तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल, पहले जो भी था उसके कंपेयर में पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा साथ में, है ना, दोनों एक ही टाइप से चेंज होते हैं। नेक्स्ट फिर यहां पर है फोर्थ पॉइंट है एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब बताओ वर्क डन बाय द बैटरी आएगा क्या, नीचे वाले टर्म आएंगे जो हमने लिखे थे, एनर्जी लॉस वर्क डन बाय द बैटरी, ये कहां से आएंगे, बैटरी नहीं है, बैटरी तो हटा दी, ठीक है, बैटरी हटा के तो कैलकुलेशन कर रहे हैं सारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म हो रहा सकता है, बस एनर्जी बताओ कितना हो जाएगा, एनर्जी का कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं हम, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c ले लो या हाफ सी स्क्वायर ले लो। अगर ये लेना है तो क्यू तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया हमने, इंक्रीज कर देंगे एप्सिलॉन आर टाइम्स, तो इससे क्या होगा 1 एप्सिलॉन आर टाइम्स एनर्जी हो जाएगा। तो एनर्जी जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, पहले जो था उसके कंपेयर में डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक है। तो ये दो स्पेशल कंडीशंस हमें याद रखना है, क्या क्या कंडीशन है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, और प्रीवियस कंडीशन क्या था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट व्हेन बैटरी वाज कनेक्टेड, ठीक है। तो जब बैटरी कनेक्ट है तो एनर्जी इंक्रीज होती है सिस्टम की, जब बैटरी हटा के हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद रख के चलना है, क्लियर है।